हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मैं हूं पी के वैद और स्टाफ नर्स की जो प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पे करा रहा हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। विगत 15 सालों से आए हुए प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को खोज के एक एक करके मैं आपके लिए लाया हूं। जो प्रश्न हर साल लगभग रिपीट होते रहते हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन का जो है पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाले हैं। विगत जो आने वाली जो है स्टाफ नर्स एएनएम जीएनएम की जो भर्ती आई हुई है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए, मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को जो है प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न में दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? इसमें दिया है वित्त से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से, शिक्षा से। तो इसका क्या विकल्प सही होगा? जो लोग जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए। नहीं पता है तो आप लोग हमको जो है बताए हुए हमारे प्रश्न के उत्तर को जो है नोट कर लीजिए। इसमें दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है, तो ये होगा बी विकल्प, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। इसे नोट करिए, लगभग पूछा ही जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितने प्रकार का है? इसमें दिया है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितने प्रकार का है? ये 2 प्रकार का है। इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। आएगा, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है 10 से 15 सालों में। तो इसको लगातार आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट किए रहेंगे और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के लिए कौन सा मिशन कार्य करता है? ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के लिए कौन सा मिशन कार्य करता है, तो बता दीजिए। तो इसमें होगा NRHM। NRHM जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जो है कार्य करता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 है। इसमें दिया है कि शहरी क्षेत्र में चिकित्सा के लिए कौन सा मिशन कार्य करता है। तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में NRHM काम करता है। दूसरा देखें NUM दिया है, तीसरा है NAM दिया है और चौथा नंबर दिया है NUHM। तो चौथे का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका होगा आपका डी, यानी कि NUHM जो है शहरी क्षेत्र में और NRHM जो है ग्रामीण क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र का पूछा है तो इसमें आप लोग जो है NUHM को टिक कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की स्थापना कब हुई? तो NRHM की स्थापना कब हुई इसे बता दीजिए आप। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की स्थापना कब हुई? इम्पोर्टेंट है, कभी कभी NRHM का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पाँचवें का जो विकल्प सही होगा इसमें सी विकल्प सही होगा, यानी कि 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। NRHM का उद्देश्य है, NRHM का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, शहरी क्षेत्र में वित्तीय साधन को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साधन को मजबूत करना। 6वें में कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। जो लोग जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए, नहीं जान रहे तो नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें होगा बी विकल्प सही, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसमें ये प्रश्न जो आया है प्रश्न नंबर 7, NRHM के कार्य, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें दिया हुआ है ये विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प। तो इसमें बता दीजिए कौन सा सही होगा, बता दीजिए आप लोग। इसमें डी विकल्प सही होगा। ये प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि NRHM द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 2013 तक कुल राशि का आवंटन किया गया। कितनी राशि का आवंटन किया गया? 8वें में बता दीजिए। तो इसमें होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुष के अंतर्गत कितनी पद्धतियों का समावेश किया गया है?
आयुष के अंतर्गत कितनी पद्धतियों का समावेश किया गया है? तो इसमें सी है, इसमें सी है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। जैसा कि शब्द में ही 5 वर्ड आपको दिख रहे हैं, इसी से आप समझ जाएंगे कि इसमें 5 पद्धतियों को जो है शामिल किया गया है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, यस फॉर सिद्धा, यश फॉर होम्योपैथी। 5 पद्धतियों को आयुष में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखेंगे, भारत वर्ष में एनआरएचएम के द्वारा कितने आयुष केंद्र खोले गए? प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि भारत वर्ष में एनआरएचएम के द्वारा कितने आयुष केंद्र खोले गए। तो इसका बी विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए, 15,525 15,525 एनआरएचएम के द्वारा आयुष केंद्र खोले गए हैं। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए विद्यार्थी। भारतवर्ष में एनआरएचएम के अंतर्गत कितने आयुष चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं? कितने आयुष चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं? तो इसमें होगा 11,925 आयुष चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, नोट करिए। प्रश्न नंबर 12 देख लें बंधुओं। 12 में दिया है कि भारतवर्ष में एनआरएचएम के अंतर्गत कितने नर्स कंपाउंडर कार्य कर रहे हैं? कितने नर्स और कंपाउंडर कार्य कर रहे हैं? तो इसमें होगा 4785 जो है नर्स और कंपाउंडर भारतवर्ष में एनआरएचएम के तहत कार्यरत हैं और वेतनभोगी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। नोट करिए। आशा का पूरा नाम है, आशा जो कार्यकर्त्री होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसे आशा बहू बोला जाता है। तो इसमें जो है 13वें में देख लीजिए, इसका डी विकल्प सही से नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि भारतवर्ष में 2013 तक आशा की नियुक्ति थी। 2013 तक कितनी नियुक्तियां जो है आशा की गई है 14 में? तो इसमें होगा बी 8.90 लाख, 8,90,000 जो है आशा की जो है नियुक्ति 2013 तक की जा चुकी है। प्रश्न नंबर 15 नोट कर लीजिए। भारत में कितने जिलों में चल चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई है? इसमें दिया है 420 जिले, 26 जिले, 424 जिले, 428 जिले। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, यानी कि 424 जिले भारतवर्ष में जो है चल चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारतवर्ष में एनआरएचएम द्वारा कितनी चल इकाई की संख्या है? 16 का भी सी सही होगा। 2062 जो है चल चिकित्सा इकाई की संख्या एनआरएचएम के द्वारा जो है स्थापित की गई है, चालू की गई है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 17 देखें। एनआरएचएम के चल चिकित्सा वाहन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। एनआरएचएम के चल चिकित्सा वाहन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें दिया है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्विस, नेशनल मोबाइल ट्रीटमेंट सर्विस यूनिट, स्टेट मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्विस और नेशनल यूनिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। 17 नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्विस, इसका जो है फुल फॉर्म होगा। इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछा ही जा रहा है, अधिकतर लगातार परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भारत के कितने राज्यों में एनआरएचएम द्वारा एम्बुलेंस की स्थापना की गई है? कितने राज्य हैं? 18 नंबर या 15 राज्य, 28 राज्य, 24 राज्य, 20 राज्य।
तो बता दीजिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा बी विकल्प सही, यानी कि 28 राज्य, 28 राज्यों में जो है ये व्यवस्था लागू की गई है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए बंधु। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। अत्यधिक अवस्था के लिए किस नंबर की एम्बुलेंस को बुलाया जाता है? बहुत ज़्यादा जब आपको आवश्यकता होती है, बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, तो कौन से नंबर की एम्बुलेंस को बुलाना आवश्यक होता है? तो इसमें जो दिया है 102 नंबर, 103 नंबर, 108 नंबर, 110 नंबर। तो जब ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो कौन सी बुलाएंगे? आप लोग बता दीजिए भाई, बुलाते होंगे सभी लोग। तो 108 नंबर जो है एम्बुलेंस को बुलाना आवश्यक होता है। ये आपको तुरंत जो है आपके यहाँ पहुँच के और आपको नियरेस्ट CSC PSC केंद्र पे पहुँचाने का कार्य 108 नंबर एम्बुलेंस करती है। देखेंगे, सामान्य व्याधि से ग्रसित रोगी के लिए किस नंबर की एम्बुलेंस को बुलाया जाता है? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा 102 नंबर। विषम परिस्थिति है तो 108 नंबर, और सामान्य समस्या है तो 102 नंबर को आप फ़ोन करेंगे, बुला लेंगे। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अधिकतर पूछा ही जा रहा है ऐसे प्रश्न, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको हल्के प्रश्न समझ के छोड़ देंगे तो फिर आपका जो है मेरिट ख़राब हो जाएगी, आप जो है नौकरी से वंचित हो जाएंगे। 21 देखें कि भारतवर्ष में NRHM द्वारा कितने एम्बुलेंस की स्थापना की गई है? 21 का बी विकल्प सही होगा, 15,361। 15,361 एम्बुलेंस की जो है व्यवस्था की गई है। इम्पोर्टेंट, नोट करिए बंधु। प्रश्न नंबर 22, मध्य प्रदेश में NRHM के एम्बुलेंस को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में NRHM के एम्बुलेंस को क्या कहा जाता है? जननी एक्सप्रेस, ममता वाहन, निश्चय यान प्रकल्प और खुशियों की सवारी। बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से जो है किस नाम से जाना जाता है एम्बुलेंस को? तो जो लोग जान रहे हैं बता दीजिए। 22 का ये विकल्प सही होगा, जननी एक्सप्रेस जो है के नाम से जो है मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस को कहा जाता है, बुलाया जाता है। उत्तराखंड में NRHM के एम्बुलेंस को कहा जाता है? तो बता दीजिए। जैसे अभी आप लोगों ने जाना कि जननी एक्सप्रेस कहते हैं, अब उत्तराखंड में 23 में क्या कहेंगे? तो इसमें कहेंगे खुशियों की सवारी। NRHM को खुशियों की सवारी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 24, सारे प्रश्न मिलते जुलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न होते हैं भैया, हल्के मत लीजिएगा। उड़ीसा में NRHM के एम्बुलेंस को कहा जाता है 24, तो इसको भी जननी एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 25 देखेंगे भैया, 25 नंबर देख लो। इसमें दिया है कि पश्चिम बंगाल में NRHM के एम्बुलेंस को कहा जाता है। 25 का सी सही होगा, निश्चय यान प्रकल्प। क्या कहते हैं भैया? निश्चय यान प्रकल्प पश्चिम बंगाल में कहते हैं NRHM के एम्बुलेंस को। प्रश्न नंबर 26, भारतवर्ष में NRHM द्वारा कितने रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया? कितने रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया, बता दीजिए। तो इसमें होगा 31,358। बी विकल्प जो है सही होगा 26 का, 31,358 कल्याण समिति का जो है गठन किया गया। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 27 देखिए भाई साहब, भारतवर्ष में NRHM द्वारा कितने ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन व पोषण कमेटी का गठन किया गया?
भारतवर्ष में NRHM द्वारा कितने ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन व पोषण कमेटी का गठन किया गया? 27 का ये विकल्प सही होगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गर्भिणी महिला को चिकित्सालय तक ले जाना तथा उसे पुनः घर छोड़ना किस एम्बुलेंस का कार्य है? 28 का बी विकल्प सही होगा। 102 नंबर, ये गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना और प्रसव के बाद पुनः जो है घर लाके छोड़ना 102 नंबर एम्बुलेंस का कार्य है। इम्पोर्टेंट नोट करें फटाफट। 29 अत्याधिक रोगी यानी एमरजेंसी को चिकित्सालय तक ले जाना किस एम्बुलेंस का कार्य है? ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं, दोबारा रिपीट है, नोट कर लीजिए। इसमें होगा 108 नंबर, ये नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देख लें। इसमें दिया है कि NRHM द्वारा 2013 तक कितने नए भवन निर्माण कराए गए? तो इसमें होगा 27,400 जो है नए भवन निर्माण कराए गए हैं NRHM द्वारा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 देखें बंधु। 31 में दिया है कि NRHM द्वारा 2013 तक कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराए गए? 31 का ये सही होगा, तो इसमें होगा 23,315। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए विद्यार्थी। इसमें दिया है कि NRHM द्वारा 2013 तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य कराए गए? 32 का सी सही होगा। 3389 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करा दिया जा चुका है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 33 में दिया है कि NRHM द्वारा 2013 तक कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC के निर्माण कार्य कराए गए? 33 का डी विकल्प सही होगा। 526। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। NRHM द्वारा 2013 तक कितने उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य कराए गए? 34 का सी सही होगा, यानी 85 जो है उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण का कार्य जो है NRHM द्वारा करा दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। NRHM द्वारा 2013 तक कितने जिला चिकित्सालयों में भवन निर्माण कराए गए? डी वही सही होगा। 93 इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। देखिए NRHM द्वारा चिकित्सालयों में भवन निर्माण कार्य कराए गए। 36 का सी सही होगा, यानी जो है 14,881 जो है चिकित्सालय भवन निर्माण कराया गया है NRHM द्वारा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है। 37 नंबर प्रश्न, इसका सी विकल्प सही होगा। गर्भिणी महिला हेतु, किसके लिए? गर्भिणी महिला हेतु जननी सुरक्षा योजना जो है बनाई गई है भारत सरकार योजना द्वारा। 38 देख लें। जननी सुरक्षा योजना JSY है, JSY है, जननी सुरक्षा योजना है। ये क्या है 38 का? तो ये होगा गर्भिणी महिला के लिए, गर्भिणी महिला के लिए जननी सुरक्षा योजना बनाई गई। 39 ये इम्पोर्टेंट प्रश्न नोट करिए पहले से ही। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, किस लिए इसको बना दिया गया, इसके पीछे मेन फैक्टर क्या था, मेन कारण क्या था? तो इसका सी विकल्प सही होगा। शिशु मृत्यु दर को कम करना और मातृ मृत्यु दर को कम करना, बच्चे की मृत्यु दर को घटाना और माता की मृत्यु दर को घटाना, उपयुक्त दोनों जो है विकल्प सही होगा। जननी सुरक्षा योजना का यही मुख्य उद्देश्य था।
ये इम्पोर्टेंट है, 2022 में इसे पूछा गया था, नोट कर लीजिए। जननी सुरक्षा योजना 40 नंबर देखें। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है बीपीएल महिला का प्रसव राजकीय चिकित्सालय में करवाना। बीपीएल जो महिला हैं यानी गरीब तबके की जो महिलाएं हैं उनका जो है प्रसव राजकीय चिकित्सालय यानी जिला अस्पताल में कराने की जो व्यवस्था जननी सुरक्षा योजना का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न नंबर 41, इसमें देखें जननी सुरक्षा योजना JSY का उद्देश्य है 41, बी विकल्प सही होगा, गरीब महिला का प्रसव सरकारी अस्पताल में कराना, इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 42, जननी सुरक्षा योजना JSY से लाभ है, क्या लाभ है बताइए। 42 का बता दीजिए जो जान रहे हैं, क्या लाभ होगा। 42 में इसमें दिया हुआ है बीपीएल महिला को, कौन सी महिला, बीपीएल महिला, एपीएल महिला को, गरीब महिला को, उपयुक्त सभी को। इसमें कौन सा सही होगा, 42 में डी विकल्प सही हो जाएगा भैया। उपयुक्त सभी को, बीपीएल को भी मिलेगा, एपीएल को भी मिलेगा, गरीब महिला सभी को मिलता है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 43, आशा सहयोगिनी का उत्तरदायित्व है, आशा सहयोगिनी का उत्तरदायित्व है, 43 का डी होगा। योग्य लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना, प्रसव पूर्व निरीक्षण करना, प्रसवोत्तर परीक्षण करना, उपयुक्त सभी, डी विकल्प, 43 का डी विकल्प इम्पोर्टेंट, नोट करें। 44 देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें दिया है कि आशा सहयोगिनी का उत्तरदायित्व है, आशा की जो सहयोगिनी होती है उसका क्या उत्तरदायित्व है, तो इसका हो योग लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना, रेफरल आवागमन की व्यवस्था करना, लाभार्थी को राशि दिलवाना, उपयुक्त सभी। तो आशा की जो सहयोगिनी होती हैं इनका जो है सारे कार्य होते हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 45, आशा सहयोगिनी के उत्तरदायित्व हैं। 45 का जो है योग लाभार्थी रजिस्ट्रेशन कराना, प्रसव पूर्व परीक्षण कराना, रेफरल आवागमन की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 46 देख लेंगे। 46 में दिया है कि आशा सहयोगिनी द्वारा प्रसव पूर्व गर्भिणी की जांच कितनी बार किया जाना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कौन से बार बता दीजिए भैया। 46 सी यानी 3 बार जो है जांच करना आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 47 देखिए। 47 देखिए, आशा सहयोगिनी द्वारा प्रसवोत्तर जांच कितनी बार किया जाना चाहिए, 47 का बी यानी 2 बार, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 48 देखेंगे कि जननी सुरक्षा योजना JSY का प्रत्येक जिलों में अधिकारी होता है, कौन होता है इसको देखने वाला, 48 का सी विकल्प यानी नोडल अधिकारी होगा, जिलाधिकारी नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, CDPO नहीं होगा, ये होगा आपका नोडल अधिकारी जो है जननी सुरक्षा योजना को देखता है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के द्वारा बैठक के लिए उपकेंद्र पर कितनी राशि की व्यवस्था की जाती है, बताओ भैया कितनी राशि की व्यवस्था की जाती है, इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बता दीजिए आप लोग। 2000, 5000, 10,000, 15,000, कौन सा होगा बता दीजिए। 2000, 5000, 10,000, 15,000, 49 का जो है आपका सी विकल्प सही होगा, यानी 10,000 रुपये की जो है व्यवस्था
की जाती है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, बैठक हेतु आवंटित फंड को किसके खाते में जमा कराया जाता है? किसका खाता जो है महत्वपूर्ण होता है, जमा कराया जाता है, आप लोग बता दीजिए। तो इसका सी यही होगा, एएनएम के खाते में और सरपंच के खाते में, दोनों के सम्मिलित खाते में। यानी कि एएनएम और सरपंच दोनों मिला के जो है, दोनों का सम्मिलित जो खाता खुलता है उसी में जो है ये बैठक का पैसा जमा कराया जाता है। प्रश्न नंबर 51 देख लें। 51 में दिया है कि बैठक हेतु आवंटित फंड का खर्च किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? 51 का सी होगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा, BHS द्वारा, एएनएम के संतुष्टि से, दोनों द्वारा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 52 देखें बच्चे। 52 में दिया है कि NRHM द्वारा आवंटित फंड का उपयोग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? 52 का इसका होगा ये सामूहिक उपयोगी कार्य के लिए, सामूहिक उपयोगी कार्य के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 53, जनता व स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध का प्रथम सोपान है। 53, जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। 53 का कौन सा सही होगा? 53 का कौन सा सही होगा? डी विकल्प, यानी उप स्वास्थ्य केंद्र, नोट करिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 54, उप स्वास्थ्य केंद्र में सामान्यतः कितनी एएनएम की नियुक्ति की जाती है? बता दीजिए। इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 54 ये होगा, यानी एक की नियुक्ति की जाती है, इम्पोर्टेंट है। 55, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में सामान्यतः कितने MPW पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है? 55 का कौन सा सही होगा? ये यानी एक की होती है। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता MPW एक होता है, नोट करिए। 56, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्यवेक्षण हेतु कितने LHB की नियुक्ति होती है? 56 में इसमें क्या होगा, बता दीजिए। फिफ्टी सिक्स में 1 2 3 4 कौन सा होगा? 56 का ये, यानी एक होता है, इम्पोर्टेंट है। ग्रामीणों तथा चिकित्सा अधिकारियों के बीच प्रथम संपर्क केंद्र है। प्रथम संपर्क केंद्र कौन सा है? जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। 57 का बी होगा, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसका इम्पोर्टेंट होगा, नोट करिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 58, इसका क्या होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामान्यतः कितने चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति होती है? 58 ये होगा भैया, एक होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामान्यतः कितने स्टाफ की नियुक्ति होती है? 59 का डी, यानी 14 स्टाफ की नियुक्ति होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC पर कितने सैया होती है? 60 का बी, यानी 4 से 6 सैया की जो है व्यवस्था की जाती है मरीज को एडमिट करने के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 60 प्रश्नों को हल करा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न में जो है 61 से जो है 100 तक के प्रश्नों को हल कराऊंगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।